हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम मनुष्य में विभिन्न रुधिर वर्गों यानी कि ब्लड ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। मनुष्य में अत्यधिक रक्तस्राव हो जाने पर उसको रक्त की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात उसे रक्त देने की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रक्रिया को रुधिर आदान ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति को अत्यधिक रक्तस्राव हो जाता है और उससे रक्त ना दिया जाए तो उसमें रक्त की कमी हो जाने से उसकी मृत्यु हो सकती है। परंतु सभी व्यक्तियों का जो रुधिर होता है वो देखने में समान होने के बावजूद भी समान नहीं होता है, एक जैसा नहीं होता है। इसका पता सबसे पहले कार्ल लैंडस्टीनर ने लगाया। उन्होंने बताया कि रुधिर में जब आदान प्रदान किया जाता है, यानी कि रुधिर का जब आदान प्रदान किया जाता है, रुधिर आदान किया जाता है, तो उस समय दो समान रुधिर वर्गों के व्यक्तियों के बीच में ही रुधिर आदान होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो दाता यानी कि जो डोनर होता है, देने वाला, उसके आरबीसी जो होते हैं यानी कि लाल रुधिराणु, वो ग्राही यानी कि जो रिसीवर होता है, रेसिपिएंट होता है, उसके रुधिर के साथ मिलकर अभिलेषित हो जाते हैं। अभिश्लेषित यानी कि एग्लूटिन का हो जाते हैं, अर्थात वो परस्पर चिपक कर सिक्कों के ढेर के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं और एक जैसी संरचना बना लेते हैं। और इससे जो व्यक्ति होता है उसमें रुधिर का प्रवाह रुक जाने से उसकी मृत्यु हो सकती है। तो कार्ल लैंडस्टीनर ने रुधिर वर्गों की खोज की और उसके लिए 1930 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने बताया कि जो किसी भी व्यक्ति में रुधिर वर्ग होते हैं, वो रुधिर वर्ग जो होते हैं वो दो प्रमुख कारणों से होते हैं। एक जो आरबीसी होती है, उस आरबीसी की सतह पर एक ग्लाइकोप्रोटीन या प्रोटीन उपस्थित होती है जिसे हम एंटीजन कहते हैं। उसको हम एंटीजन कहते हैं और इसको हम प्रतिजन कहते हैं या एंटीजन कहते हैं। और ब्लड के प्लाज्मा में भी एक प्रोटीन होती है, इसे हम एंटीबॉडी कहते हैं, प्रतिरक्षी कहते हैं। एंटीजन दो प्रकार का होता है, एंटीजन कैपिटल ए और एंटीजन कैपिटल बी। एंटीबॉडी भी दो प्रकार के होते हैं, एंटी ए और एंटी बी। एंटी ए और एंटी बी। तो इन एंटीजन तथा एंटीबॉडी, मुख्य रूप से एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर कार्ल लैंडस्टीनर ने 4 ब्लड ग्रुप्स की खोज की, ए, बी, ए बी और ओ। वह ब्लड ग्रुप जिसमें ए एंटीजन और एंटीबॉडी स्मॉल बी प्रेजेंट होती है, ब्लड ग्रुप ए कहलाता है। वह ब्लड ग्रुप जिसमें एंटीजन बी और एंटीबॉडी स्मॉल ए प्रेजेंट होती है, वो ब्लड ग्रुप बी कहलाता है। जिसमें ए तथा बी दोनों एंटीजन होते हैं लेकिन एंटीबॉडी नहीं होती है, उसे हम ब्लड ग्रुप ए बी कहते हैं। और जिसमें ए तथा बी दोनों एंटीबॉडी होती है लेकिन एंटीजन अनुपस्थित होते हैं, उसे हम ब्लड ग्रुप ओ कहते हैं। जो ब्लड ग्रुप है वो समान प्रकार के ब्लड ग्रुप्स में ही रुधिर का आदान होता है। ए वाला ए को दे सकता है लेकिन वो साथ ही साथ ए बी को भी दे सकता है, क्योंकि ए बी में एंटीबॉडीज नहीं होती है। तो ए वाला ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। बी वाला बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है।
ए बी वाला ए बी को दे सकता है और ओ वाला ओ को तो दे ही सकता है, ए बी को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए को भी दे सकता है। क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं होती है और इसीलिए जो ए है, ए बी जो है ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट यानी कि सार्वत्रिक ग्राही कहलाता है और ओ जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर यानी कि सार्वत्रिक दाता कहलाता है। लेकिन ओ नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव जो होता है वो ओ नेगेटिव जो होता है यूनिवर्सल डोनर होता है और ए बी पॉजिटिव जो होता है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। लेकिन इस माइनस या नेगेटिव का और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि इसको हम RH फैक्टर से समझते हैं, RH कारक बोलते हैं इसको। तो लैंडस्टीनर और वीनर ने रीसिस मंकी में, रीसिस बंदर में उसकी जो रुधिर की RBC होती है, रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिराणु जो होते हैं, उसमें एक अन्य प्रतिजन की खोज की जिसे उन्होंने RH प्रतिजन यानी कि RH एंटीजन कहा या RH फैक्टर कहा। और बाद में देखा कि ये जो RH फैक्टर होता है, RH कारक होता है, RH प्रतिजन होता है, वो मनुष्य में भी पाया जाता है। जिन व्यक्तियों में RH पॉजिटिव RH फैक्टर पाया जाता है उन्हें हम पॉजिटिव बोलते हैं और जिसमें RH वेक्टर अनुपस्थित होता है उन्हें हम नेगेटिव कहते हैं। यानी कि अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव होता है तो इसका तात्पर्य क्या होता है कि उसके अंदर बी एंटीजन है, एंटीबॉडी स्मॉल ए है प्लाज्मा में और साथ ही साथ उसकी RBC पर ये RH कारक RH फैक्टर भी प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर किसी का बी नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि उसमें एंटीजन बी है, एंटीबॉडी स्मॉल है, लेकिन उसकी RBC पर ये RH फैक्टर नहीं, RH कारक नहीं है। तो इसीलिए जो ब्लड ग्रुप का जब निर्धारण किया जाता है तो उसमें यह देखा जाता है कि जो रुधिर देने वाला है और रुधिर लेने वाला है उनके ब्लड ग्रुप समान होने चाहिए। इसीलिए पॉजिटिव वाले का पॉजिटिव का ब्लड देते हैं, नेगेटिव वाले को नेगेटिव का देते हैं। लेकिन ओ नेगेटिव वाला सबको दिया जा सकता है और ए बी पॉजिटिव सबसे ब्लड ले सकता है। तो ये यूनिवर्सल डोनर और ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट होते हैं। अब अगर ये जो व्यक्ति होते हैं जिनमें RH पॉजिटिव होता है तो भारत में 95 से 97% लोग RH पॉजिटिव होते हैं। यूरोप में 85% लोग जो थे RH पॉजिटिव होते हैं। और यदि RH नेगेटिव व्यक्ति को RH पॉजिटिव ब्लड दे दिया जाए तो उसमें प्रतिरक्षी बनने लगती हैं और जो RH फैक्टर होता है उसके कई जगह अनेक फायदे होते हैं, अनेक उसके महत्व है कि जो RH फैक्टर के आधार पर जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात हमें समझनी होती है वो है एक डिजीज़ होती है जिसको हम एरिथ्रोब्लास्टिस फैटालिस बोलते हैं। तो एरिथ्रोब्लास्टिस फैटालिस में क्या होता है कि जो RH निगेटिव मदर होती है और फादर अगर RH पॉजिटिव होता है और मदर अगर RH नेगेटिव होती है तो उसकी उन दोनों का जो बच्चा होता है, उनका जो फीटस डेवलप हो रहा है, उनका जो बेबी डेवलप हो रहा होता है यूट्रस में, वो निश्चित रूप से RH पॉजिटिव होता है। और नॉर्मली मदर और फीटस के बीच में, डेवलपिंग बेबी के बीच में जो संरचना डेवलप होती है पोषण के लिए और अन्य कार्यों के लिए, वो अपरा
यानी कि जो प्लासेंटा होता है वो लीक नहीं करता है और मदर का और बच्चे का जो ब्लड होता है वो संपर्क में नहीं आता। लेकिन अगर बाय चांस वो लीक कर जाता है और वो संपर्क में आ जाता है, तो चूंकि मदर जो है, जिस मदर के अंदर वो फीटस डेवलप हो रहा है वो RH नेगेटिव होती है, ये मदर है और ये फीटस है जो डेवलप हो रहा है बेबी। तो अगर इनके बीच में ब्लड का एक्सचेंज हो जाए प्लासेंटा के थ्रू, तो इस RH निगेटिव मदर का जो ब्लड है वो इसके अंदर जाएगा और RH पॉजिटिव ब्लड इसके अंदर आ जाएगा। अब चूंकि RH निगेटिव मदर है तो इसके अंदर जब RH पॉजिटिव ब्लड आ जाएगा, RH फैक्टर आएगा, तो इसके ब्लड के अंदर इसके लिए प्रतिरक्षी बनने लगेंगी, RH प्रतिजन के प्रति प्रतिरक्षी बनने लगेगी, एंटीबॉडीज बनने लगती है। और चूंकि पहली बार अब यहाँ प्राइमरी रेस्पॉन्स होता है, तो प्राइमरी रेस्पॉन्स होने में क्या होता है कि जो एंटीबॉडीज डेवलप हो रही हैं यहाँ पर वो कम बनती हैं और धीमे धीमे बनती है। इसलिए प्रथम प्रेगनेंसी सेफ रहती है, प्रथम बेबी का जो जन्म होता है वो सामान्य होता है, वहाँ पर बेबी को नुकसान नहीं होता है। लेकिन अगर जब सेकेंड या उससे अगली प्रेगनेंसी होती है तब भी यही अगर घटना घटती है, तो अब जब फीटस का और मदर का जो ब्लड है आपस में मिक्स होगा, तो अब जब RH पॉजिटिव ब्लड यहाँ पर आएगा मदर में, तो अब यहाँ पर एंटीबॉडीज ज़्यादा बनेंगी, तेज़ी से बनेंगी, ज़्यादा बनेंगी, तेज़ी से बनेंगी। इसको हम सेकेंडरी रिस्पॉन्स बोलते हैं। और अब इसके अंदर इतनी ज़्यादा एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाएंगी कि वो यहाँ से निकलकर फीटस की डेथ कर देती हैं और इस डिजीज़ का नाम होता है एरिथ्रोब्लास्टिस फेटालिस और ऐसे बेबी को हम बोलते हैं ब्लू बेबी। इस डिजीज़ में या इस घटना में जो बेबी होता है उसमें अरक्तता यानी कि एनीमिया होता है और जॉइंडिस यानी कि पीलिया होता है उसको, और ब्लड वेसल्स में क्लॉगिंग हो जाती है, ब्लड वेसल्स में RBC क्लम्पिंग कर जाती हैं। इसके बचाव के लिए एक इंजेक्शन मदर को लगाया जाता है अगर वो RH नेगेटिव होती है आफ्टर द फर्स्ट प्रेगनेंसी, जिसे हम NTD या रोगैम बोलते हैं। और इससे अगर मदर के ब्लड में एंटीबॉडीज़ का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया होगा तो उन एंटीबॉडीज़ को वो नष्ट कर देते हैं, जिससे जो आगे की प्रेगनेंसी होती है वो सामान्य हो जाती हैं और फीटस की जो मृत्यु है उसका खतरा कम हो जाता है। इसी प्रकार से जो RH पॉजिटिव पर्सन्स हैं और RH नेगेटिव पर्सन हैं, तो उनको जब ब्लड चढ़ाया जाता है तो RH पॉजिटिव वाले को RH नेगेटिव का ब्लड चढ़ाया जाता है और RH पॉजिटिव को पॉजिटिव का और RH नेगेटिव को RH नेगेटिव का चढ़ाता है। अगर RH पॉजिटिव ब्लड को RH नेगेटिव वाले पर्सन में ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो पहला ट्रांसफ्यूज़न सक्सेसफुल रहता, कामयाब रहता, कोई हानि नहीं होती है, क्योंकि अगर एंटीबॉडीज़ बनती है तो वो कम अमाउंट में बनती हैं। लेकिन अगर ये ट्रांसफ्यूज़न रुधिर आदान एक बार फिर किया जाता है तो अब जो डोनर है उसका ब्लड जब रेसिपिएंट में जाएगा तो वहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगी। इसको हम अभिश्लेषण क्रिया बोलते हैं, एग्लूटिन रिएक्शन बोलते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन बोलते हैं, और जिससे RBC जो होती हैं वो चिकनी होकर आपस में, जो उसकी जो प्रतिजन होते हैं वो चिकनी होकर आपस में चिपक जाते हैं, जिससे RBC आपस में चिपक जाती हैं। इसे क्लम्पिंग बोलते हैं। तो क्लम्पिंग हो जाएगी और क्लम्पिंग होने से जो रुधिर का प्रवाह है वो रुक जाएगा और व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इसीलिए O- जो होता है, O नेगेटिव जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है और AB पॉजिटिव जो होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर यानी कि रेसिपिएंट होता है। इसीलिए रुधिर आदान के समय ब्लड ग्रुप को देखा जाता है और समान रुधिर वर्ग के व्यक्ति को ही समान रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को ही दिया जाता है, न कि किसी और रुधिर व्यक्ति में, जिससे उसकी मृत्यु नहीं होती। जो
रुधिर आधान होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, वो सेफ रहता है, सुरक्षित रहता है। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।